Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to one and all present here. क्या हम किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए आए? I don't think so. But उससे भी ज्यादा जरूरी और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का ये मीटिंग आप सभी के साथ होने वाला है। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आपका होस्ट रजत माली आज आप सभी का अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से के सेकंड एपिसोड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि ये आज का हमारे एपिसोड का थीम भी है और आज के हमारे जो गेस्ट भी हैं उनकी स्टोरी भी कुछ और आई मस्ट से ऑलमोस्ट ऐसी ही है। उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि आप और मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। और मैं कमजोर दिल वालों को बताना चाहूंगा कि प्लीज अपना दिल थाम के बैठे, क्योंकि स्ट्रगल्स कुछ ऐसे ही रहे हैं जिनको आप सुन के शायद महसूस नहीं कर पाओगे। वैसे स्ट्रगल्स भूपेंद्र सर ने फेस किए हैं, तो उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि वो क्या करके आए हैं, वो सुनेंगे उनकी जुबानी। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर मॉडरेटर ऑफ द डे, नन अदर देन आवर मैनेजिंग डायरेक्टर Akanksha Verma. Over to you, Akanksha. Thank you so much. Rajat. And you rightly said कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे कुछ बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि हीरे की वैल्यू की जो हीरा होता है उसकी वैल्यू सिर्फ तभी होती है जब उसे तराशा जाता है। और हीरे को तराशने के लिए उसको काटा जाता है, छीला जाता है और बहुत सारे प्रेशर, ना जाने कितने अनगिनत प्रेशर से उसको दबाया जाता है। तब जाके एक चमकता हुआ छोटा सा कंकड़ बिना टूटे एक हीरे में तब्दील होता है। ठीक वैसा ही एक हीरा हमारे यहाँ इस इवेंट में मौजूद है। परिस्थितियों ने उसे बिल्कुल उसी तरह काटा, छीला, झकझोरा, लेकिन वो अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इनवाइट एक ऐसी पर्सनालिटी को जो अटल अजीत राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित है, जिन्हें युगांतर अनसंग हीरो का अवार्ड भी मिला। ऑल्सो ही इज अवॉर्डेड बाय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात and above all he received national award by honorable vice president of India in 2018. Friends, please help me welcome TEDx speaker Mr. Bhupendra Tripathi. भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई फील ऑनर्ड टुडे अभिव्यक्ति की टीम के साथ इंटरैक्ट करते हुए, और सभी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच भूपेंद्र। आई कैन सी आपके पेरेंट्स भी साथ में है, तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे सवाल होंगे जो कि उनकी तरफ भी जाएंगे। पर आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आप अपने बारे में थोड़ा और बताइए जो हमें नहीं पता, और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। राइट, तो साथियों, मेरा नाम भूपेंद्र त्रिपाठी है और मैं 5 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम द यंगेस्ट। तो पहले मैं मेरे सिबलिंग्स के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे 2 बड़े भाई हैं और 2 बड़ी बहनें हैं। तो एक मेरे ब्रदर हैं, ही इज वर्किंग इन एप्पल एज इन कैलिफोर्निया एंड ही इज पोस्टेड देयर एज एन इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर। मेरी एक सिस्टर है, वो भी यूएस में है, शी इज इन द ट्रैवलर्स इंश्योरेंस एंड शी इज एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सर्कल लीड इन दैट कंपनी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिवीजन। देन मेरे एक दूसरे ब्रदर हैं जो उनका नाम है राघवेंद्र त्रिपाठी एंड ही इज इन अहमदाबाद एंड ही इज a serial entrepreneur and he has been recently awarded with the SEBI top 10 startups
which has maximum potential at the grassroots impact. So, and one of my other sister, she's a Montessori topper and an educator. So these are my siblings. And coming to my mom and dad, I'm so proud to introduce मेरे पिताजी हैं, वो IRS 1974 बैच, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स डिवीजन में, डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, he superannuated as principal chief commissioner income tax, and then because of his excellent service records, honesty and integrity, he was given an extension of 2 more years, and then again he retired as vice chairman settlement commission income tax from Mumbai. Coming to my mother, मेरी माँ जो है वो केवल मेरी जन्मदायिनी माँ नहीं है, बल्कि वो मेरी संस्कार पोषणी भी है। उन्होंने मुझे संस्कारों, मैं आज जो भी कुछ हूँ उनके बदौलत हूँ, और वो हम उनको संकट मोचनी या विघ्न विनाशिनी के रूप में देखते हैं, हम सब बच्चे, और इवन हम पूरी फैमिली, पूरा कुटुंब एक्चुअली, बिकॉज शी इज एन एक्सीलेंट क्राइसिस मैनेजमेंट उनके अंदर इतना कूट के भरा है, and all other leadership qualities. So we really look up to her. And she's also, by the way, a very good nationalist. She's a poetess, and she's Shri Shri Sanskar Kendra faculty also. So this is the family background. Coming to my schooling friends, मेरी schooling पूरी first से लेकर 12th तक केंद्रीय विद्यालय में हुई, central school, और across different cities of India. For example, मेरा primary education हुआ था वो सूरत में हुआ, और मेरा सेकेंडरी एजुकेशन हुआ वो कोलकाता में हुआ, और उसके बाद हायर सेकेंडरी माने 9th 10th 11th 12th वो अहमदाबाद में हुआ। तो ये बिकॉज मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था इसके लिए। और जो मेरा 10th बोर्ड एग्जाम था उसमें मेरे को साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, एंड 12th साइंस में आई वाज द CBSE टॉपर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। देन मेरे को जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ वो बैचलर्स मेरा इंजीनियरिंग में मैंने किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में निर्मा यूनिवर्सिटी से, और वहां पे भी मुझे हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशंस आ रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज अवॉर्डेड विद वेरी प्रेस्टिजियस धीरूभाई अंबानी मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। सो ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड था। और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मेरा रिक्रूटमेंट हुआ TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, क्योंकि one of the top IT services company of the world, and वहाँ पे मैंने कम से कम 8 से ज्यादा 9 साल तक लगभग मेरा वर्क है वहाँ पे, वर्क एक्सपीरियंस, different roles like starting with a programmer, then module lead, and then project manager, and then I was also there for some time as a technical faculty। और मेरे हर एक रोल में मुझे TCS में कई सारे मुझे मेरी परफॉर्मेंस को लेकर अवार्ड्स मिले थे। आकांक्षा, मैं आपको और आपके माध्यम से सभी मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था TCS, उसी समय मुझे आउटस्टैंडिंग TCS ट्रेनी अवार्ड मिला था। और उसके बाद एज ए प्रोग्रामर TCS टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है, उसमें मुझे कंसेक्यूटिवली 2 साल तक फाइनलिस्ट में जावा C++ में आई वाज ए फाइनलिस्ट, तो दैट वाज आल्सो अ बिग अचीवमेंट। Then I was also awarded TCS Applause Award for going beyond the call of duty, and TCS Best Technical Faculty Award also. So multiple awards were raining because of my excellent performance in TCS. And at that time, I also decided to undergo executive MBA program. तो मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी से एनरोल किया ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, and वहाँ पे भी I was a gold medalist. And so this is in short my brief background about my family, my academics, my education and my career. Over to you. Thank you so much भूपेंद्र। अब ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली नहीं है, हीरे की खदान है, जहाँ एक नहीं कई सारे हीरे एक साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच भूपेंद्र। और हमें, जैसे आपने TCS के बारे में बात की, और हमें पता चला है कि ठीक वही मोमेंट था जब आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते थे। ठीक वही मोमेंट था जहां पर आपकी परेशानियों का सिलसिला चालू हुआ, एक के बाद एक समस्याएं आती गई और आपको उन सभी समस्याओं को सामना करना पड़ा। तो उसके बारे में कुछ बताइए। राइट, आकांक्षा, आपने एकदम सही कहा
कि कहते हैं ना वो फ्लाइट एकदम स्मूथ चल रही थी और अचानक से कुछ टर्बुलेंस होने लगी तो एज इफ कि जो डायरेक्टर हैं सिटिंग अप देयर, वो चाहते थे कि मेरी मूवी में कुछ टर्न्स अप्स एंड डाउन्स आए सो दैट बॉक्स ऑफिस पे मेरी मूवी अल्टीमेटली एक सुपर हिट हो जाए। सो हुआ ये कि जैसे कि आपने बताया कि इन TCS आई वाज about to fly to Finland. I was being deputed as ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मेरा वीजा भी स्टैंप हो गया था एंड प्रिपरेशंस वर गोइंग ऑन, सारी तैयारियां चल रही बिकॉज इट्स अ वेरी कोल्ड कंट्री राइट, नॉर्थ पोल के पास है। तो वी वर ऑल परचेजिंग स्नो जैकेट्स एंड स्नो बूट्स एंड स्नो कैप्स एंड ऑल दैट। तो वो सब हम खरीद रहे थे एंड शॉपिंग और सब चल रहा था। एंड उसी समय अचानक से 2012 में एक रात की बात है कि मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था और अचानक से कोलैप्स होके गिर गया और कई बार ट्राई करने के बाद भी मैं उठ नहीं पा रहा था, ऐसे मेरे पाँव में कुछ शक्ति नहीं थी। फिर किसी तरह माँ की मदद से मैं अपने बेड पे गया और वहां पे सुबह जब मैं उठ रहा था तो फिर वापस मैं सोचा था कि कुछ गड़बड़ है सीरियस, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू गेट अप। Then we decided to call upon neurosurgeons. तो उन्होंने मेरा जब चेकअप किया तो उसी समय उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया कि अरे इट इज पैरालिटिक अटैक एंड दैट टू अ वेरी सीवियर पैरालिटिक अटैक, क्योंकि मैं मेरे पाँव का अंगूठा भी उस समय हिला नहीं पा रहा था। तो उन्होंने तुरंत मुझे MRI स्कैन एडवाइस किया और उसकी जब रिपोर्ट्स आई तो एवरीवन वर शॉक्ड, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा पता चला कि मेरी पूरी स्पाइन में मल्टीपल ट्यूमर्स, माने बहुत सारे ऊपर से लेके नीचे तक कई सारे ट्यूमर्स हो गए थे और उन ट्यूमर्स के कारण मुझे ये पैरालिटिक अटैक हुआ था, स्पाइन में जो नर्व कंप्रेशंस होते। पर ये मेरा मतलब ये अंतिम मेरा शॉक नहीं था, इसके बाद तो कई सारे शॉक्स और आने बाकी थे। डॉक्टर्स लोगों ने मेरा बायोप्सी करना डिसाइड किया बोन मैरो का, और जब तक ये उसमें कंफर्म नहीं होता है स्टेजिंग का कैंसर, तब तक कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो जो बायोप्सी का रिपोर्ट आया उससे हम लोग के सबके पाँव के नीचे से एक तरीके से कह सकते हैं कि इट वाज लाइक ए बिग शॉक, जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें ऐसा पता चला कि ये कैंसर ऑलरेडी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है और उस समय तक मेरा कैंसर बाकी सारे एरियाज में भी स्प्रेड हो गया था, लाइक माय लिवर, माय इंटेस्टाइन, my bladder, so all these places मेरा ट्यूमर स्प्रेड हो गए थे और it was non-Hodgkin's lymphoma and that to a very aggressive form of tumor। डॉक्टर्स लोगों ने मुझे केवल इस प्लैनेट में 5 से 6 हफ्ते और दिए थे, उससे ज्यादा मेरा जीवन नहीं बाकी था और उनके अनुसार मेरे ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा। ऐसी स्थिति में मैंने मेरा पूरा विल पावर और मेरा जितना भी इनर स्ट्रेंथ कह सकते हैं उसको गैदर किया और बड़ी हिम्मत से एक योद्धा के जैसे डिसाइड किया, रिजॉल्व किया कि मैं मेरे सामने खड़े शत्रुओं को, एक नहीं दो शत्रु थे, एक तरफ पैरालिसिस था और दूसरी तरफ लास्ट स्टेज कैंसर था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों से अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा और वो भी एक योद्धा के जैसे और एक स्माइल के साथ, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन और रोते धोते नहीं। और फिर महीने और महीने बीतते गए और मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। कुछ मेरे कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान जो स्मृतियां हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर मैं 1-2 स्मृतियां अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगा। साथियों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि उस समय मुझे पैरालिटिक अटैक भी था और स्पाइन में ट्यूमर्स थे, तो मैं बेड रिडन था कई महीनों तक, और बिकॉज मेरे स्पाइन में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए इसके लिए मुझे एक स्टेनलेस स्टील का जैकेट पहनाया जाता था ताकि मेरी पीठ पूरे टाइम इरेक्ट हो, कहीं से बेंड ना हो पाए, और उसके सारे वो जैकेट के लैचेस लगे रहते थे मेरे चेस्ट पे और मेरी टमी पे, और पूरी स्पाइन ऐसे स्टेनलेस एक रोबोट के जैसे एक ऐसी मस्त लुक आती थी साई-फाई। एंड यू कैन इमेजिन कि कई महीनों तक मैंने वो पहना हुआ था और हर 1-2-3 घंटे में मुझे ऐसा एडवाइस किया गया था कि इनको टर्न करना है बेड पे, क्योंकि एक ही पोजीशन पे लेटे लेटे ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण और बेड सोर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे और भी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने बोला था इनको हर 2-3
घंटे में टर्न और टर्न कराना है। और उसमें भी एक ऐसा बताया गया कि इनको टर्न करने के लिए लॉग ऑफ वुड, माने एक लकड़ी का लट्ठा जैसे टर्न कराते हैं। तो क्योंकि टर्न करवट दिलाते समय कहीं भी स्पाइन जरा भी बेंड नहीं होनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, वरना स्पाइन में फ्रैक्चर होने का खतरा था। तो उसके लिए ऐसा बताया गया था कि एक बंदा मेरे हेड के पास खड़ा रहेगा, एक बंदा मेरे पाँव के पास खड़ा रहेगा और एक बंदा मेरे पीठ सेंटर ऑफ द बॉडी के पास, लाइक पेट के पास, और तीनों लोग एक साथ बोलेंगे 1 2 3 टर्न। तो तीनों लोग एक साथ मुझे टर्न करेंगे लेफ्ट, बिकॉज कहीं से भी पूरी बॉडी एक साथ टर्न होनी चाहिए, लाइक दैट, लॉग ऑफ वुड। So this used to happen every 2-3 hours, हम लोग का including the night। तो ये पूरी दिन रात ये हम लोग का ये log of food वाला प्रोसीजर चलता था। So this was one memory. Another memory which I wanted to share with my friends is an interesting thing। जब मेरा पहला कीमोथेरेपी का डोज दिया जा रहा था मुझे, तो it's a very toxic and poisonous thing, कीमोथेरेपी, right? तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर्स लोग को लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट्स को पहली बार कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं जब, तो दे आर वेरी स्केप्टिकल कि द पेशेंट कैन सकम आल्सो। तो दे वर वेरी कीनली मॉनिटरिंग एवरी हाफ एन आवर कि पेशेंट का बीपी कैसा है, पेशेंट की पल्स चेक करो, पेशेंट के सारे ब्लड पैरामीटर्स चेक करिए, उसका प्लेटलेट फॉल तो नहीं हो रहा है। ये सब बार बार सारी नर्सेस दे वर वेरी अलार्म्ड एंड रनिंग एंड दे वर जस्ट मॉनिटरिंग मी every 15 minutes 30 minutes। So I was like smiling and watching them like ये क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ये लोग पैनिक नहीं कर रहे। So then I interrupted and said, डॉक्टर आप लोग किस पेशेंट के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं? तो डॉक्टर्स में शॉक, भाई आपके बारे में ही, who else is there in this ward right now? मैंने कहा excuse me doctor, I am not a patient, I am fighting cancer, I am fighting paralysis, please I request you stop calling me patient and start calling me a fighter। उस दिन के बाद से सारे डॉक्टर्स और इंटर्न्स और इवन लैब टेक्नीशियंस होते हैं, हाउसकीपिंग वाले स्टाफ होते हैं, नर्सेस, जो भी मेरे रूम में आते थे, वार्ड में आते थे, सब लोग मुझे ऐसे ही एड्रेस करते थे, हाय हीरो, हाय चैम, समथिंग लाइक दैट। पूरा माहौल पूरा बदल गया हॉस्पिटल का। सो करते करते कई सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे हुए मेरे कैंसर की जर्नी में भी, एंड अल्टीमेटली लाइक आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर अराउंड 12 to 13 months 2013 में अल्टीमेटली एक दिन ऐसा भी आया जिसका हम सबको, पूरी फैमिली को बेसब्री से इंतजार था, बिकॉज उस दिन मुझे डिक्लेयर किया गया कि आई हैड डिफीटेड कैंसर। देयर वर ह्यूज सेलिब्रेशंस इन द हॉस्पिटल एंड बहुत बड़ा सा अभी भी याद है मुझे कि एक केक लेके आया गया था और मैंने केक कट किया था। उस समय तक मेरी फिजियोथेरेपी भी दिन में 2-3 बार चल रही थी और मैं एक वो वॉकर की हेल्प से, वो जो 4 पहियों वाला वॉकर होता है स्टेनलेस स्टील का, वो फ्रेम जैसा, उसकी मदद से बेबी स्टेप लेने की मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, तो उतना मैं चल पा रहा था। एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट and I would always remember that day, right? It was a big moment for our entire family। Yes, Akanksha। वाओ भूपेंद्र, मतलब आपने पूरा पिक्चर हम लोगों के सामने विजुअलाइज करवा दिया कि किस तरह से आप अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहे थे, अचानक वहां पे हिकअप आया, एंड देन यू कॉल योरसेल्फ एज अ फाइटर, नॉट इवन कॉल, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ एज अ फाइटर। पर सब कुछ जब अच्छा हो गया, सब कैंसर सेलिब्रेशन आपने किया, आपने कैंसर विक्ट्री की, देन हाउ कम दिस हैपेंड, the visual challenge came to you, and how come from TCS to RBI? Right, so very nice question आकांक्षा जी। जैसे कि मैंने बताया कि सेलिब्रेशन से बहुत सारे हुए, तो मेरी आंखों में वापस वो सपने तैरने लगे थे कि अब मैं वापस मेरी as an IT professional I will go back to my career, and एकदम मेरा जो झकास जैसा चल रहा था मेरा करियर, I'll again go back to my this thing। So but मेरे को है ना थोड़ा सा, मेरे को during my cancer journey मेरा आंख का, पहले मेरे को तो पावर वाले ग्लासेस मैं पहनता था, so during my cancer journey मेरा थोड़ा सा शायद से पावर फ्लक्चुएट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। So थोड़ा सा विजन ऐसा ब्लर्ड जैसा हल्का हल्का लग रहा था।
So I decided कि I will go back, go for an eye checkup. So that is when we went for an eye checkup. तो eye doctors लोगों ने हमें ये news बताई कि I have been going through an eye condition, and because of that, there is no treatment for that eye condition, and irreversible damage has happened to my nerves and optic nerve. And जो भी कुछ मेरा vision था उस समय, उन्होंने ऐसा बोला कि in next 2-3 months you are about to lose all that, and because it is an irreversible damage to the optic nerves, इसका कोई treatment भी नहीं है. We were in a denial mode for some time, totally ready, not ready to believe what we heard, and we kept on insisting कि भाई कहीं तो कुछ होगा इसका second opinion, third opinion. We kept on going from here and there, and कहीं भी कुछ सब जगह से नो ही आ रहा था सारे आई डॉक्टर्स के द्वारा कि इसका कुछ भी अभी हो नहीं पाएगा, and you have to live like that only. And it was very hard to accept that. कैंसर मुझे उतना हिला नहीं पाया था, frankly speaking. पैरालिसिस मुझे इतना झकझोर नहीं पाया था, पर ये न्यूज कि अब मैं कुछ ही दिनों में दिव्यांग बनने वाला, जो मैं मेरे माँ और पिताजी और मेरे जो मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे प्यारे भांजे भांजी हैं, उनको मैं बस कुछ ही दिनों तक देख पाऊंगा, उसके बाद मेरे आंख के सामने अंधेरा छाने वाला. ये बहुत डरावना था, और it was like just like eating me from inside, and it was very very frustrating. It was so agonizing. मेरा पूरा behavior, I was very happy-go-lucky person during even my cancer chemotherapy and everything. I kept on cracking jokes, and I used to, like, you know, make everyone feel light and good and happy. पर इस समय situation ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़ा चिड़चिड़ा गया था, हालात से थोड़ा समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है जीवन में. और उसके बाद भी मैं वो अपना जो डिप्रेशन और ये सब इतनी बड़ी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया मैंने कभी, और कभी भी जाके किसी के सामने विलाप नहीं किया कि अरे अरे ऐसा क्यों हो गया ये. पर वो मेरे बिहेवियर में दिखने लगा था लोगों को कि थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो गई है, और जो तो ये सब जैसे मैं हमेशा पीसफुल और हैप्पी और जॉयफुल रहता था वैसा नहीं हो रहा था. सो दैट वाज द थिंग. एंड फिर ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि वो एक काफी इंटरेस्टिंग है वो वाकया. और मैं चाहूंगा कि अभी डॉक्टर आलाप हैं तो मैं उनको भी एक बाद में आगे मौका दूंगा कि वो बताएंगे. पर somehow I decided कि वो कैसे हुआ वो आलाप बताएंगे, पर मैंने ब्रेल सीखा फिर, आकांक्षा. और ब्रेल इज दैट लैंग्वेज स्क्रिप्ट जिससे एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, एक ब्लाइंड पर्सन पढ़ते हैं, लिखते हैं. तो ब्रेल हिंदी, ब्रेल इंग्लिश, ब्रेल गुजराती और ब्रेल में गणित करना, मैथमेटिक्स करना मैंने सीखा, पढ़ना लिखना. और कुछ ही महीनों में फिर मैंने एक ये टेक्नोलॉजी के बारे में जाना कि एक सॉफ्टवेयर भी होता है. वो सॉफ्टवेयर अगर हम अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें और अगर अपने लैपटॉप में, अपने गैजेट्स में इंस्टॉल कर लें, तो वो स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी होती है. माने जो भी कुछ स्क्रीन पे होता है वो हमें पढ़ के सुनाता है वो सॉफ्टवेयर. तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन वर्क ऑन ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम लोग कुछ भी टाइप करना है, रिपोर्ट, मेल्स पढ़ना है, लिखना है, इंटरनेट ब्राउजिंग करना है. सो ऑल दीज थिंग्स इट वाज सपोर्टिंग. And then as soon as I installed all those things, then there was no looking back. तो फिर मैंने तुरंत इंटरनेट पे से सब मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारियां शुरू की. एंड एक के बाद एक मैंने कई सारे 2014 में इनफैक्ट फर्स्ट विदिन लाइक 2013 में मेरी लॉस ऑफ आईसाइट हुआ था पूरा, और 2014 में मतलब एक साल के अंदर ही मैंने 7 से 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैंकिंग के रिलेटेड क्रैक किए, जैसे कि SBI का क्लरिकल एग्जाम, फिर IBPS का प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसमें कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफर लेटर भी आ गया था. सिमिलरली रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड माने जिसको क्लास 3 पोजीशन कहते हैं, उसका भी मैंने रिटन और इंटरव्यू दोनों क्लियर किया. एंड ऑल दिस थिंग्स क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. साथ ही बताते हुए खुशी हो रही है कि UPSC सिविल सर्विसेज वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा इंटरव्यू कॉल सिर्फ 13 नंबर से रह गया था. एंड वो भी एक काफी बड़ी उपलब्धि कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वहां तक हासिल किया. और अल्टीमेटली मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लास 1 ऑफिसर ज्वाइन किया. और
मैं आरबीआई गुजरात की हिस्ट्री में, मतलब अराउंड 70 इयर्स की हिस्ट्री में, मैं फर्स्ट ब्लाइंड ऑफिसर to be appointed in RBI Gujarat. So, and that was a manager, class 1 officer. So that is like my entry into Reserve Bank and transition from my TCS to RBI. So hope I have answered your question. Yes, definitely, Bhupendra. I was totally engrossed in his story, and I was just imagine a diamond. कैसे उसको काट के, पीट के, दबाव करके, प्रेशर करके हीरा बनाया जाता है, सेम वैसे ही आप हीरे में तब्दील हुए हो। सारे टैलेंट होने के बाद भी जो परेशानियां आपकी लाइफ में आई हैं, उसको क्रॉस करते हुए और अभी भी वो बताते हुए आपके फेस में कंटिन्यूअस स्माइल थी। तो रियली अप्रिशिएट, यू आर डेफिनेटली अ फाइटर, डेफिनेटली अ हीरो। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, यू आर अ फाइटर नाउ। लेकिन आपने सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि आपने ब्रेल सीखी, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, बट ये सिर्फ इतना इजी नहीं था, आई एम श्योर। और हम सब जानते हैं कि जो चेंजेस आए होंगे वो एकदम से सारे चेंजेस नहीं हो गए होंगे। तो आप एक दो एग्जाम्पल दो कि आपके पहले की लाइफ और आपके बाद की लाइफ में छोटे छोटे एग्जाम्पल, जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं, आप मुझे वो बताइए। राइट आकांक्षा, 2012 से पहले का और बाद का जीवन में ऐसे कहूँ तो जैसे दिन और रात, और जैसे जीवन धरती और आसमान का फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क हो गया। जैसे कि छोटी छोटी बातें, जैसे आपने बोली सुबह से लेकर रात तक की डेली रूटीन की एक्टिविटीज। हम टूथपेस्ट लगाते हैं टूथब्रश के ऊपर, तो अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड है सपोज, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना ज्यादा टूथपेस्ट निकल रहा है आपके ट्यूब में से, राइट। एंड कभी वो एक्सेस निकल जाता है, कभी कम निकल जाता है। सो वी नीड टू टच अवर ब्रश एंड फील दैट कि हाँ भाई ज्यादा हो गया है, अभी बंद करो दबाना। तो ये एक एक्टिविटी, फनी एक्टिविटी मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा, राइट, आपने बताया जैसे प्रिपरेशन के समय कई सारे चैलेंजेस आते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं हम अगर खुद, जब मैं साइटेड था और मैं कोई बुक रीडिंग कर रहा हूँ, कोई प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वी यूज्ड टू अंडरलाइन थिंग्स, राइट। एंड जब अगली बार मुझे वो चैप्टर का रिवीजन करना है, तो फिर मैं उस सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन ही पढ़ूंगा, राइट। पर एज ए विजुअली चैलेंज पर्सन हमारे पास वो इतनी इजीली नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रेल में पढ़ रहे हैं, तो then there is no way to make that underlining things while we are reading it using our finger. And even if अगर हम उसको अगर हम कोई रिकॉर्डिंग करके सुन रहे हैं, लाइक मैंने ऐसा किया था कि मैं मोटी मोटी इकोनॉमिक्स की बुक्स लेके आई यूज्ड टू कॉल रीडर्स वॉलंटियर करके, और वो लोग मेरे घर आके प्रोफेशनली घंटों तक बैठ के मेरे लिए चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर रिकॉर्डिंग करते थे, और वो सारी MP3 फाइल में बना के। साइंस का बैकग्राउंड था, साइंस का बैकग्राउंड होते हुए कॉमर्स में स्विच करना, और वो भी आफ्टर ब्लाइंडनेस, राइट। तो उसमें माँ का ये पॉइंट था कि इसमें रिजर्व बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे अकाउंटिंग के, इकोनॉमिक्स के, ये सब कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, और फाइनेंस के, जो कि मैं एक साइंस स्टूडेंट था, इंजीनियर था, तो ये सब मैंने पढ़ा नहीं था कभी, राइट। सो कमिंग टू द पॉइंट कि मैं वो जो MP3 रिकॉर्ड कर रहा था, सब जो लोग आके रिकॉर्डिंग करते थे चैप्टर्स की, बुक्स की, वो रिकॉर्डिंग में दिन भर कान में हेडफोन लगा के सुनता रहता था। तो कई बार क्या होता था, झूले पे झूला झूलते झूलते भी मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती थी, और आसपास के नेबर्स और कई सारे लोग बोलते थे, क्या दिन भर त्रिपाठी जी आप सुनते रहते हैं, कौन सा गाना क्या। तो नोबडी न्यू कि मैं इतना टफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिन में 17-18 घंटे मैं पढ़ाई करता था, और बाकी टाइम मेरी फिजियोथेरेपी और ये सब भी चल रही थी। आई वॉज लर्निंग ब्रेल, उसकी भी प्रैक्टिस चल रही थी, म्यूजिक की भी, और सब कुछ ये सब चल रहा था, मगर मेरी पढ़ाई पे मेरा फोकस काफी सारा था। और काफी मैंने एक साल में इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि उसके लिए मैं, हाँ, एक और मुझे वाकया याद आ रहा है कि जो लोग भी चैप्टर पढ़ते थे मेरे लिए, वो लोग जो टेक्स्ट पार्ट होता था वो तो रिकॉर्ड कर लेते थे, पर अगर कोई डायग्राम्स है, कोई चार्ट्स हैं, या कोई सपोज ग्राफ है, जैसे कि डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, या दो कर्व्स का इंटरसेक्शन और एरिया अंडर द कर्व, ये सब इकोनॉमिक्स में सब आते हैं। तो वो सब कैसे मुझे वो समझाएंगे पढ़ के। तो वो लोग क्या करते थे, इवन मेरी सिस्टर ने ये आइडिया निकाला था, मेरी बड़ी दीदी है अंजना दीदी, तो मेरे हाथ पे वो ड्रॉ करती थी। और उसमें क्या होता है कि मूविंग एवरेज और ये सब निकालने के लिए हमें ऐसे वो उसको दिखाना होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शिफ्ट हो रही है अगर, तो उसके लिए मल्टीपल ग्राफ्स बनाने होते हैं। तो वो कैसे इतने छोटे से हाथ में ड्रॉ करके समझाते।
तो कई बार वो मेरी दीदी मेरे पीठ पे उंगली से ऐसे ड्रॉ करती थी, क्योंकि पीठ पे उनको बहुत बड़ा कैनवास मिल जाता था और उस पे वो कई सारे ग्राफ्स और उस सबका जो इंटरसेक्शन होता है वो सब वो बता पाते थे. So that is how I used to understand and visualize all the concepts of economics, and it was not easy. And जब मेरा written exam था, अभी भी मुझे याद है, मेंस का रिजर्व बैंक में एज ए मैनेजर, तो उस एग्जाम के समय एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा था और मेरे बाजू में मेरा राइटर था जिसको स्क्राइब कहते हैं, और मेरे जस्ट एग्जैक्ट सामने हमारे इन्विजिलेटर बैठे थे, एंड दैट इन्विजिलेटर वाज आल्सो एन आरबीआई ऑफिसर ऑन ड्यूटी. सो मैं आंसर डिक्टेट कर रहा था और वो क्वेश्चन आंसर शीट में लिख रहा था वो राइटर, एंड मैं उसको ग्राफ भी ड्रॉ करके बता रहा था राइटर को. तो उसको ग्राफ भी वैसे जैसे मैं खुद घर में पढ़ता था वैसे ही मैं वो राइटर के हाथ पे एक्स एक्सिस अभी ये ड्रॉ करो, अभी वैसे ड्रॉ करो, उसको हाथ पे ड्रॉ पैराबोलिक कर, वो वैसे ही ड्रॉ कर रहा था अपने शीट पे. एंड वो जो इन्विजिलेटर था, ही वाज सो सरप्राइज. एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ मेरा इकोनॉमिक्स का, he said congratulations त्रिपाठी जी, you are in, welcome to RBI. I said sir कैसे, अभी तो मेरा इंटरव्यू और कुछ भी नहीं हुआ, रिजल्ट. तो बोलते मुझे पता है कि इससे बढ़िया आंसर तो शायद से मैं लिखता तो फिर मैं भी नहीं लिख पाता. एंड दैट वाज लाइक अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी. सो ये सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे. रिजर्व बैंक में भी जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है, जो न्यूली रिक्रूटेड मैनेजर्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, राइट. तो क्लासरूम में 8-8 घंटे के प्रोफेसर्स लोग आके लेक्चर्स लेते थे, वेरी रिगरस. और जैसे एमबीए फाइनेंस के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्रेस करके सपोज 2 महीने में कर दे तो सारा क्रैश कोर्स वैसा. सो केस स्टडीज पे केस स्टडीज और इतने सारे असाइनमेंट्स और ये सब देते थे हमें, इतना टफ होता था सब कुछ. तो उसमें भी मैं क्या करता था, पूरी रिकॉर्डिंग करता था. अब 8 घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग की अगर सपोज एक दिन में, तो घर आके अगर मुझे रिवीजन करना है तो मैं 8 घंटे तो रिवाइज करूंगा, तो फिर मेरे को असाइनमेंट्स और केस स्टडी करने को नहीं मिलेगा, राइट. तो असाइनमेंट्स और केस स्टडीज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं रिवीजन करूं 8 घंटे बैठ के जो रिकॉर्डिंग की है मैंने वो. एंड आई वाज गेटिंग वेरी परप्लेक्स्ड कि मैं कैसे मैनेज कोप अप करूं सारी पढ़ाई को. और उसके ऊपर से हर वीकेंड में वो लोग टेस्ट रखते थे. तो जो मेरा पहला वीकेंड टेस्ट हुआ उसमें मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप को. तो अल्टीमेटली मेरे को लगा कि कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा. एंड यू नो व्हाट आकांक्षा, व्हाट आई डिड, आई फाउंड अ वे आउट कि कैसे मुझे करना है. तो मैंने क्या किया कि आई यूज्ड टू ब्रिंग माय लैपटॉप इनसाइड माय क्लासरूम, एंड उसमें मैं मेरा कीबोर्ड लेके ऐसे बैठता था, मेरा वायरलेस कीबोर्ड, और मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखता था, एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट, और जैसे ही उसको मैं म्यूट पे रखता था मेरा सॉफ्टवेयर, और पूरे टाइम जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं बाकी सारे बच्चे पेन और पेपर पे क्लास नोट्स बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही मैं टाइप करके कोई भी डेफिनेशन है कुछ भी है वो साथ साथ में फटाफट टाइप करते जा रहा था. एंड हर एक लेक्चर के बाद सेव करते जा रहा था डॉक्यूमेंट. और फिर घर जाके जब मैं वो पढ़ता था तो मुझे पूरा वो 8 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं सुननी होती थी. फिर जो मेरे नोट्स बनाए होते थे 15-20 पेज के वर्ड डॉक्यूमेंट के नोट्स होते थे, बस मुझे उतने ही पढ़ने होते थे, वेरी वेरी कंप्रेस्ड नोट्स, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. यू नो व्हाट, उसके बाद से हर वीक में मैं आई वाज अ टॉपर इन एवरी टेस्ट. एंड पीपल वर शॉक्ड कि इतना जोरदार कैसे. सो दिस वाज one of the anecdotes which I wanted to share. Like you said ना कि कई सारे challenges आए होंगे प्रिपरेशन में. और तो ये तो हुआ आपका प्रिपरेशन का, लेकिन जो आपके डे टू डे रूटीन थे, फॉर एग्जांपल आप बाहर जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, आप डिनर पे जा रहे हो, आप मूवी जा रहे हो, उन सबको कैसे हैंडल करते थे? डिनर के बारे में मैं आपको बहुत फ्रेंड्स के साथ या कभी फैमिली के साथ कभी जाना हुआ तो तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है. क्योंकि पहले अपन जब देख सकते हैं तो हम लोग खुद एक्चुअली मेन्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम बुफे होता है, सेल्फ सर्विस वाला होता है, तो वहां पे कौन सी सब्जी है वो या तो लिखा रहता है या खुद देख के हम चूज कर सकते हैं. तो वो चॉइस तो रहती नहीं है. अगर किसी ने हमारी थाली में सर्व भी कर दिया हमारी डिश में, तो उसके बाद इट इज ए चैलेंज कि हम यहाँ पे सपोज बैठे हैं और हमारे सामने प्लेट में कम से कम 8-10 कटोरियों में कुछ कुछ अलग अलग व्यंजन रखे हैं, आइटम्स रखे हैं. यू नो गुजराती थाली, उसमें तो बहुत सारे छोटे. तो फिर देन अभी किसमें क्या है एक एक को तो पता नहीं चलेगा.
तो शुरू में तो पहली बार ऐसा हुआ कि पूड़ी ली मैंने और सब्जी की जगह उसको स्वीट डिश में रसमलाई में चला गया। तो फिर मैंने कहा ये सब क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब फिर पूछने जाओ तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो थर्ड कटोरी है वो इसकी है, फोर्थ कटोरी, अब थर्ड कहाँ से, वो क्लॉकवाइज आप गिन रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज गिन रहे हो, और कोई सामने बैठ के गिन रहा है तो अपनी तरफ से क्लॉकवाइज गिन रहा है, मेरी तरफ से वो उल्टा हो जाता था। तो इतना मैस और केओस होता था शुरू में कि आई यूज्ड टू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड खाते समय डिनर में। तो फिर मैं सोचा कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, एंड देन आई केम आउट विद दिस थिंग कि डिनर करते समय मैं सबको बोलने लगा कि इमेजिन कि मेरी ये जो थाली है ये इट्स लाइक अ वॉल क्लॉक, एंड दिस इज अ 6 एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 9। अब मैं उन लोगों से पूछता था कि टेल मी कि 12 o'clock पे क्या रखा है, 6 o'clock पे, तो बोले हाँ ठीक है सर, 6 o'clock पे आपकी चपाती है, 9 o'clock पे आपकी दाल है, 3 o'clock पे सैलेड है, ऐसे करके वो लोग मुझे बताते थे। तो मुझे एकदम पूरा विजुअलाइज हो जाता था और फिर मैं कॉन्फिडेंटली खाता था। सो दिस वाज लाइक माय डिनर के समय। एंड ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को भी कि अगर आप अपने किसी भी विजुअली चैलेंज फ्रेंड्स के साथ डिनर पे या खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और जरूर जाना चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वॉल क्लॉक वाला फॉर्मूला मत भूलेगा प्लीज। ही वुड लव इट, ही और शी वुड लव इट। यस। और मूवी के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले अपन मूवी में जैसे जाते हैं वैसे हम आईसाइट जाने के बाद जब मैं मूवीज देखने जाता था थिएटर में, सो बाकी सारे मूवीज के में तो कोई इश्यूज नहीं होते, मगर जब कई बार हिंदी मूवीज में क्या होता है कि डायलॉग्स ही नहीं होते हैं, खाली इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूजिक बजती रहती है, या कभी कभी वो भी नहीं होती है, कभी कोई हॉरर मूवी है, थ्रिलर मूवी है, तो उसमें तो कई सारे गैप होते हैं कि सिर्फ साइलेंस है, या कोई हीरो है वो लेटर पढ़ रहा है और वो लेटर तो उसको दिख रहा है बाकी सारे ऑडियंस को कि लेटर में क्या लिखा है, मगर हाँ एज ए ब्लाइंड पर्सन मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि लेटर में क्या है। तो फिर मैंने मेरे जो फ्रेंड था उसको बोलता, जो भी मेरे नेबर मेरे बाजू में जो भी बैठते थे सिनेमा हॉल में, उनको बोलता था कि आप मुझे बताइए, एंड वो मुझे सब बताते रहते थे कि अरे अभी हीरोइन का एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशंस को मैं बोलता था कि मुझे थोड़ा बताओ कि अगर हीरोइन जो भी कुछ डायलॉग्स में ऑब्वियस नहीं है वो सब मुझे जानने की उत्सुकता होती थी। तो मैं मेरे फ्रेंड्स को इंसिस्ट करता था बताओ 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 बताओ, वो मुझे बताते रहते। तो मूवी थिएटर में बाकी सारे लोग इतने एनॉय हो जाते थे कभी कभी, वो चुप करते भाई थोड़ा धीरे। तो वो हम लोगों ने एक आर्ट ऐसी डेवलप की कि कैसे किसी और को डिस्टर्ब ना हो और वो लोग मुझे विस्पर करके मेरे कान में समझाते रहे, ये हम लोगों ने टेक्निक धीरे धीरे डेवलप की है। मानना पड़ेगा भूपेंद्र। सबसे बड़ा मैसेज अभी मुझे क्या मिला है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपको अपनी लाइफ जीनी छोड़नी नहीं चाहिए, आपको सारी चीजें करनी चाहिए जो आप पहले भी कर रहे थे, और ये आप जीता जाता एग्जाम्पल हो इस चीज का। अब मैं आपके पास वापस भूपेंद्र आऊंगी, लेकिन उसके पहले अब मैं आपके पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी। अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते। आंटी आप मुझे बताइए कि जैसे भूपेंद्र बता रहे थे कि उनके साथ पैरालिसिस अटैक हुआ, फिर कैंसर डायग्नोस हुआ, और अल्टीमेटली ये विजुअल चैलेंज आया, राइट, आईसाइट लॉस हुई। तो हर चीज ऐसी थी कि चलो कैंसर रिकवर हो गया, पैरालिसिस अटैक रिकवर हो गया, पर ये जो विजुअल चैलेंज था ये लाइफ लॉन्ग था, ये वापस नहीं आ सकता था। तो आप लोग कैसे स्ट्रांग हुए इस चीज को फाइट करने के लिए एज अ पेरेंट, और आपने भूपेंद्र को कैसे हिम्मत दी? क्वेश्चन मींस ब्लाइंडनेस, ये विजुअली इम्पेयर्ड का पूछ रहे हैं? ओवरऑल आप ये सारी समस्याएं जो थी आप लोग कैसे इसके साथ निकल गए? ओके गॉट इट। तो पैरालिसिस से शुरू कर सकते हुआ ऐसा कि जब इनको पैरालिसिस अटैक आया तो मैं और ये अकेले थे, और ये बाथरूम में गिर पड़े। तो इनको मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने अपने सर्वेंट के, रात के आधी रात की बात थी, तो बहुत मुश्किल से कठिनाइयों से मैंने उनको बेड पर हम ले आ पाए इनको वापस। और बेड पर रात को तो कुछ कर नहीं सकते थे, मुझे इतना सीरियस है वो भी मुझे आइडिया नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ओके सवेरे जो है हम लोग डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, या तो ये ऐसे ही स्लिप हो गए होंगे या कुछ। जब ये सुबह बेड पर से उठ नहीं पाए, खड़े ही नहीं, इनके पैर में जैसे कोई जान ही नहीं थी, ऐसे ऐसे पैर ऐसे, तो फिर मुझे थोड़ी सी चिंता हुई। तब मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग।
तब मैंने जो है डॉक्टर सर्जन को और इसको ये किया, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं न्यूरो सर्जन को, तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इवनिंग में आऊंगा। मैंने कहा कि ओके डॉक्टर। इवनिंग में वो आए और उन्होंने देखा, इनको एग्जामिन किया एमआर से और सब वो सब, तो उन्होंने बोला कि ओ माय गॉड ये तो 5 ग्रेड का पैरालिसिस है, फुल बॉडी ऑलमोस्ट। तो बोले कि इनका तो एमआरआई ये तुरंत इमीडिएटली एमआरआई कराना होगा। तो मैंने कहा कि अभी कैसे करेंगे, संडे 7 बंद हो जाते हैं, संडे को आपको पता है गुजरात में। खैर तो वो किसी तरह से मतलब मैनेज हुआ और इनको हम लोग एमआरआई हॉस्पिटल में ले जाकर एमआरआई वगैरह कराया। तो वहां पता चला कि इनका D5 D6 कोलैप्स हो गया है, उनकी रीढ़ की हड्डी की D5 D6 संक्रमण होके कोलैप्स हो गई थी। तो बोले कि हमने पूछा डॉक्टर अब व्हाट नेक्स्ट, तो उन्होंने बोला कि आप व्हाट नेक्स्ट क्या, इमीडिएटली हॉस्पिटल, रश टू हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वहां से सीधे इनको हॉस्पिटल ले गए। अगले दिन फिर वो सब प्रोसीजर, ये टेस्ट वो सब शुरू हुआ और दूसरे स्पाइन के डॉक्टर को कंसर्न किया गया। जब वो दूसरे स्पाइन के डॉक्टर के यहाँ हम लोग इनको लेके गए, बड़े मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, बहुत सीनियर डॉक्टर स्पाइन सर्जन, स्पाइन, लेकिन हम लोगों को मिल गया लकली, ठीक है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो इनको जो है क्या कहते हैं हम लोग जब लेके गए और उन्होंने फिर एग्जामिन किया, इनको सब देखा दाखा, तो उन्होंने बोला कि मिसेस त्रिपाठी इनका जो है क्या कहते हैं स्पाइन का सर्जरी करना पड़ेगा और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मीन्स वो हम आगे से भी जा सकते हैं, वो हम पीछे से भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो और मैंने कहा तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये बताइए कि इसके उससे ये वापस चलने खड़े होने लगे। बोले कि नहीं, ये सर्जरी के बाद भी 10-15% चांस है कि ये मतलब बैठ सके और व्हील चेयर पर, अभी इनकी पूरा जीवन व्हील चेयर पर ही निकलेगा अगर ये सरवाइव कर गए तो इस सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी। तो हमने गहरी लंबी सांस ली। तो ये स्ट्रेचर पे थे, भूपेंद्र जो है स्ट्रेचर पे थे। भूपेंद्र ने ये सब सुना तो इनके आंखों में जो है बहुत दुखी हो गए और आंसू आ गए। मैंने इनके सिर पर हाथ रखा और इनको समझाया। मैंने कहा देखो बेटा, जाना तो हर किसी को एक दिन है, कब कौन जाएगा वो पता नहीं है, कैसे जाएगा वो भी पता नहीं है, तुम चिंता मत करो, माता रानी हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है। तो तुम जो है क्या कहते हैं जो भी होगा वो अच्छा होगा हमारे तुम्हारे लिए। फिर मैंने कहा कि देखो बेटा, इन्होंने बोला कि मैं जिस उम्र में आप लोगों की सेवा करना चाहिए उस उम्र में मैं आप लोगों को के ऊपर बोझ बन गया हूँ। मैंने कहा कैसी बात कर दी तुमने बेटा, ये तुम कभी भी हमारे ऊपर बोझ नहीं थे, ना हो और ना आगे रहोगे, ठीक है। हम तुम्हारे ऊपर बहुत गौरवान्वित हैं, तुम्हारे जैसा बेटा बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है और बहुत ही तुम्हारे जैसे बेटे अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या हो। जैसे तुमने बोला हीरा, तो मुझे पता है मेरे लिए तुम बहुत बहुमूल्य हो और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये सब बात हुई और इनको थोड़ा हमने सांत्वना दिया और ये भी रिलैक्स हो गए। मैं बीच में थोड़ा टोकूंगी आंटी, मुझे पता है कि आप एक मंत्र बोलते हो इनको, मुझे भूपेंद्र ने बताया, आप उस मंत्र के बारे में बताइए। वो मंत्र थोड़ा लास्ट में बोलना पड़ेगा 1 मिनट के बाद। तो उसमें उसके बाद जो है क्या कहते हैं अगले दिन फिर ये आप तो समझते हो कि प्रोसेस सब, ये टेस्ट वो सब की भाई ये D5 D6 कोलैप्स क्यों हुआ, फिर वो सब बाईपास और ये सब, ये जो क्या बोलते हैं बायोप्सी, वो सब हुआ। तो वो सब में जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट डे जब डॉक्टर इनका जो है ऑपरेशन डिसाइड हो गया और सुबह से ऑपरेशन के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सब आपको मैं जो वो बताने जा रही हूँ कि ये
विश्वासो फलदायी का, चमत्कार और आविष्कार का कितना बड़ा वो है। तो ये अगले दिन डॉक्टर जब आए इनको चेक करने कि हाँ आज ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने चेक करते करते उनकी नजर गई है अपना टो, जो कि ये बता रहे थे अंगूठा भी नहीं हिला सकते, ये अपना अंगूठा हिला पा रहे थे। डॉक्टर ने बोला एक मिनट आप क्या कर रहे थे, फिर से कीजिए। तो इन्होंने अंगूठा हिलाया, बोले ओ माय गॉड ये तो चमत्कार हो गया। बोले हमने आज तक हमारी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी सुना नहीं, देखा नहीं। बोले अभी तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू ऑपरेट। आप सोचो इतनी बड़ी विपत्ति, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता रानी जो की कृपा से दया से जो भी कोई इनके जीवन में बाधाएं आई या हमारे जीवन में, उसका समाधान उन्होंने हमारा मार्ग हमेशा प्रशस्त किया। क्योंकि हमारा जो है श्रद्धा और विश्वास अटूट थी हम लोगों की, हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति से हिले नहीं, डिगे नहीं। तो ऐसा फिर उसके बाद जो है ऐसे ही कैंसर के उसमें हुआ, धीरे धीरे सब टेस्ट होते इनका जो है क्या कहते हैं कैंसर का रिपोर्ट आई बॉम्बे से, और उसमें इनका लास्ट स्टेज कैंसर और ये सब बताया गया। तो मीटिंग में मैं और 3-4 डॉक्टर, त्रिपाठी साहब पोस्टिंग पे होते थे तो कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे। तो मैं और डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हो रही थी। तो डॉक्टर्स सब अपना अपना कंसर्न बता रहे थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमने भूपेंद्र का अगले दिन बर्थडे था। तो मेरी इच्छा थी कि बर्थडे के बाद इनका जो है एडमिशन हो, लेकिन जो है इन्होंने बोला कि नहीं, मैं बर्थडे के दिन ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए इससे बड़ा उपहार कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर सब हो गया, मतलब, और उसके बाद इनका हॉस्पिटल सिविल में इनको शिफ्ट किया गया, सब तैयारी हो। वहां पहुंचकर जब इनका एडमिशन हो गया, उस समय जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर बिना फाइल पर लिखे कुछ, अब सोचो डॉक्टर ने इनको टर्मिनल केस डिक्लेयर कर दिया और फाइल पे कुछ लिखा नहीं और जाने लगे। तो मुझे तो एकदम से काटो तो खून नहीं। मैंने बोला डॉक्टर, जो थोड़ी दूर चले गए थे, मैंने कहा एक्सक्यूज मी डॉक्टर। तो उन्होंने मुड़ के देखा, क्या है मिसेस त्रिपाठी? मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। तो बोले कि बोलिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस बच्चे का जन्म चमत्कार और आविष्कार के लिए हुआ है, ये मैं जानती हूँ, ठीक है, और मैं अपने बेटे को विदाउट ट्रीटमेंट इस दुनिया से जाने नहीं दूंगी, धरती से, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा वो हमें मंजूर है, लेकिन आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए प्लीज डॉक्टर, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। उनका मैंने जैसे मतलब होता है ना बैक करना, मैंने कहा डॉक्टर आप ट्रीटमेंट, देन ओनली उन्होंने जो है क्या कहते हैं भूपेंद्र की तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, भूपेंद्र की आंखों में चमक। उन्होंने सोचा जब मेरी माँ इतना विश्वास है मेरी माँ को, तो मैं कैसे हिम्मत हार सकता हूँ उनके विल पावर के सामने। तो देखा, और फिर मेरे बड़े बेटे खड़े थे तो उनके पेट में ऐसे चिमटी काटी, थोड़ा उन्होंने माहौल ये करने के लिए और स्माइल किया, और फिर उन्होंने 10 रेडियोथेरेपी फाइल पे लिखी। सेम डे उनकी रेडियोथेरेपी स्टार्ट हो गई। आगे का भूपेंद्र ने बताया। ये सब होते होते जो है क्या कहते हैं 8 महीने लगे इनको सारे ये कैंसर फ्री डिक्लेयर होने में। लेकिन हाँ एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, जब डॉक्टर जो है क्या कहते हैं बाहर निकले, मैं उनके पीछा किया मैंने उनका, और मैंने उनसे पूछा एक्सक्यूज मी डॉक्टर प्लीज मुझे सच बताइए कि कितने % चांस है इनके सर्वाइवर के। तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, 5 से 10% चांस है। मैंने कहा 5 से 10 बस? बोले कि यस मिसेस त्रिपाठी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर, 9 हाथ रस्सी कुएं में चली गई है, 1 हाथ रस्सी तो मेरे हाथ में है ना, मैं उसी से मेरे बेटे को खींच के लाऊंगी। ये है ना आंटी कि ये जो आखिरी उम्मीद भी नहीं छोड़ना,
लेना चाहिए आप लोगों से। इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर भूपेंद्र का भी कि ये भूपेंद्र के ऊपर काम करके गया। अब आप जबकि डॉक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ आज यहाँ पर हैं डॉक्टर अलाप, आप एक बार मैंने सुना है ऐसा कि आपके लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट केस था, तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक है डॉक्टर आशीष, उन्होंने सबसे पहले भूपेंद्र भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था और हम दोनों बात एक के बाद मैंने कंटिन्यू किया था। तो काफी नया था कि नॉन हॉकिंस लिम्फोमा होना, ये सब काफी डिफिकल्ट था। कि भूपेंद्र जी के मम्मी पापा का सपोर्ट करना चाहूंगा, वो भी अभी है ऑनलाइन। उन्होंने भी काफी, पूरी फैमिली का इसमें काफी, राघव भैया हो या सबका काफी सपोर्ट रहा था। सर का भी मैंने तो फर्स्ट है कि जी का तब जब हम उन्हें टर्न नहीं, क्योंकि पहला तो काफी इनको हेल्दी दिख रहे हैं, तब तो काफी दुबले और पैच, इतना बुरा हाल था। तो सर उनका ड्रेसिंग चेंज करते थे, काफी हेल्प करते थे। डिफिकल्टी तो शुरुआत में तो जो थी वो पैराप्लेजिया या तो कोई भी पैरालिसिस का होता है। डिफिकल्टी तब शुरू हुई जब इनकी आईसाइट लॉस थी। काफी चैलेंजिंग था क्योंकि उनको काफी सारी चीजों पे समझ रही थी डिस्टेंस, क्योंकि अगर आप पहली बार आईसाइट गंवा देते हैं तो आपकी देर भी आंख बंद करके अंधेरे कमरे में चले जाए तब कुछ भी पता नहीं चलता कौन से, आपको सिर्फ अगर स्टेप्स चढ़ने हो फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि 6 इंच का स्टेयर है 8 इंच और अच्छा है। ये सिखाना ये बहुत ही छोटी बात है कि भाई ये सिखाने में हमको तकरीबन 20-25 दिन चले गए। फिर जाता था तो आता ही जाता था, फुट का फ्रंट पार्ट ही ऊपर रहता था, उसकी वजह से या तो फिर स्टेप की लेंथ कितनी रखती है वो भी हमें पता नहीं चलता था। उसकी होती थी, उससे ही हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम हो सके उतना करें। तो ड्रम स्टिक के हम लेडर थे भाई, आप ये एक ड्रम स्टिक के इतने यार्ड का आप लीजिए, फिर दोनों रस्सियां बांध के उनको चलवाते थे बाहर गले। डेप्थ, हाइट और डिस्टेंस का अनुमान लगाना शुरू किया। उनका कहेंगे कि साइड हीरो के तौर पे थोड़ा पेशेंट तो मेरे ख्याल से ऐसे दुनिया में और भी होते होंगे, और उनके भी लिए टाइम मैंने अपने थोड़े से छोटे से कैरियर में देखा है कि पेशेंट की, लेकिन मैं इनको अपने हर पेशेंट को भी इनका एग्जांपल देता हूं। तो आपका तो इसके कंपेयर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है ज्यादातर, ऐसे तो शायद मेरे लाइफ के बावजूद ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात सीखने जैसी है कि ये भी डिफिकल्टी आ जाए इज ऑलवेज फाइटिंग। और दूसरी बात इनकी बहुत स्पेशल है, वो अपने आप से बहुत बताएंगे, लेकिन मैंने इनसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो भी आप मैंने, क्योंकि इनकी एजुकेशन वाली जर्नी का जो पीछे वाला पोर्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, उस वक्त में था, तो मुझे पता है। और मैं तो ये चाहता भी हूँ कि ये इन्होंने जो छोड़ दिया है यूपीएससी वाला, मेरी बहुत इच्छा है अंदर से कि ये यूपीएससी एक बार वापस दे और आईएएस में चले जाए। ये बहुत ही बढ़िया जॉब है इनकी प्रेजेंट में, लेकिन मेरा बहुत इच्छा है कि ये कलेक्टर या सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाए, क्योंकि तो ऐसे अच्छे इंसानों की जरूरत है। अगर ये, जी। क्योंकि इसके लिए पीछे मेरा थोड़ा अंगत निजी स्वार्थ होगा,
कि जो वाकई में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की डिफिकल्टी को समझ पाता हो। तो ये आरबीआई में तो जो कर पाते हैं वो कर पाते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट में जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। आप भूपेंद्र और भूपेंद्र के साथ आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि स्टोरी चलती जाए बिल्कुल फिल्म की तरह चलता जा रहा है कि एक परेशानी आई, फिर उसको कैसे क्रॉस किया, कितने लोगों ने साथ दिया, और फिर नेक्स्ट चैलेंज, फिर नेक्स्ट चैलेंज। तो भूपेंद्र यहाँ अकेले नहीं लड़ रहे हैं, इनफैक्ट आप सब लोग उनके साथ उन लड़ाई में साथ दे रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी कि ऑडियंस की तरफ से यदि कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको पिक कर लेते हैं। तो एक मिनट, आई थिंक सौरभ वांट्स टू आस्क। विनय, हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? Yes. Yeah. Hello. Thank you, Akansha and team, for giving me this opportunity to ask a question to a warrior. First of all, good evening, sir. I want to ask a single question. Almost your journey was a very inspiration to me. Sir, actually, meanwhile, also I am also preparing for competitive exams, but sometimes a days comes like if we didn't get any result, मतलब कुछ ऐसा होता है कि हमें कंसिस्टेंसी हमारी नहीं बन पाती। तो उस सिचुएशन को सर आप कैसे फॉलो करते थे, आप कैसे आप उसको ओवरकम करते थे कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है और एट द एंड जब तक रिजल्ट ना दे मेरे को ये चीज करनी है? तो ये मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे। राइट, वेरी वेल क्वेश्चन। एंड मुझे लगता है कि कई सारे यूथ जो हैं उनकी भी यही सिचुएशन होती है व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। शॉर्टकट फॉर प्रिपरेशन, मेरा यही मैसेज है कि प्रिपरेशंस आपको टायरलेसली करनी होगी और कोई भी स्कोप मतलब सारा पॉसिबिलिटी विजुअलाइज करना होगी। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है, और वो सारे जो पॉसिबल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के, वो सारे को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सो दैट इज लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, कि हमें अपनी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड करनी है कि उसमें कुछ रह ना जाए, राइट? उसको एंश्योर। उसके बाद भी कुछ जब हम पेपर हमारे आंख के सामने आता है, स्क्रीन के सामने, आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड सारे टेस्ट होते हैं, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो उस समय भी हमें, स्पेशली सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन तो सारे ऐसे ही होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उस समय हमने जो नॉलेज ग्रास्प की है ड्यूरिंग अवर एजुकेशन या ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन, उन्हीं सब को हमें कंसोलिडेट करके उसी समय ऑन द स्पॉट एनालाइज करके आंसर लिखना होता है। सो ये सारे आंसर राइटिंग ऑफ फॉर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कैसे अपने माइंड को कूल रखना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल, ये सब के लिए पेपर्स हम जितना प्रैक्टिस करें घर में ही बिफोर द एग्जाम, वो सब हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम लास्ट 5-10 साल के पेपर्स सॉल्व करते रहते हैं तो देन हमें काफी हद तक एक आइडिया आ जाता है कि ओके इस तरीके का है। So I don't believe that there is anything called failure जब तक तुमने अपने मन से हार नहीं मान ली। तो इसलिए कहते हैं कि छोटा बहुत अगर कोई, हाँ चलो सेटबैक, रिजल्ट नहीं आया तो ठीक है, अपनी कमर कसने की, बोले चलो अगली बार और मेहनत करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। और हो सकता है मेरे से ज्यादा किसी ने मेहनत की हो, किसी के लिए द्वेष भी नहीं रखना है कि यार बाकी लोग का हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, नहीं, because people other somebody else was more deserving than me, but that doesn't mean कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। Nothing stops me from working hard for the next round, right? So मैं अगले राउंड में, अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा मेहनत करूंगा, जो भी मेरे लूप होल्स हैं उसको प्लग करूंगा, ये सारे, और अपने आप खुद का एनालिसिस करूंगा कहाँ पे व्हाट वेंट रॉन्ग,
and then I would fill that gap. और एक scientific और professional और एक clean approach है, without any that emotional baggage. अरे मेरा तो कभी भी होता नहीं है, या तो मैं बहुत अनलकी हूँ, ये सब इमोशनल ड्रामे से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब है ना हमारे माइंड को क्लटर करता है। और फिर हमारा जो फोकस है प्रिपरेशन में, आपने देखा होगा सौरभ की कोई जो एक फाइटर है, वो अगर युद्ध क्षेत्र में है और अगर वो गिर भी जाता है सोल्जर कोई, तो वो वेट नहीं करता कि उसके बाकी सारे कलीग्स आके उसको उठाएंगे, या वो बैठ के रोता नहीं, अरे मेरे घुटने से खून बह, रोना धोना करने का। उसके पास टाइम ही नहीं होता है ये सब रोने धोने का, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है। तो सौरभ, मेरा भी यही मैसेज है इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ कि एक लक्ष्य सेट है, एक पैशन है कुछ पाने का, तो फिर बीच बीच में छोटी बार कहीं इधर उधर ठोकर खा ली, गिर गए, एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड नहीं आया, डिजायर्ड नहीं आया, डजंट मीन मच। थैंक यू। Thank you so much, Saurabh, and thanks Bhupendra again for inspiring us again and again. आपको देख के ऐसा लगता है आप कर सकते हो, तो शायद हम लोग भी थोड़ा बहुत तो कहीं पहुंच ही सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक में हमारी टीम के ही एक मेंबर है रौनक, उनका क्वेश्चन है कि व्हेन यू फील रियली डीमोटिवेटेड और लो, सो व्हाट डू यू डू टू मोटिवेट योरसेल्फ? Can you repeat this question, please? Sure. So the question is, when you feel demotivated or low, so what do you do to motivate yourself? Okay. Because I don't remember कि मैं demotivate कब हुआ हूँ. So, but yes. So the secret for this is short term होता है कई बार. Yes, that is there. कि कभी कोई सेटबैक और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, तो शॉर्ट टर्म तो गड़बड़ जैसा लगता है माइंड में, डिमोटिवेटेड की एक हवा जैसी लगती है, तो तुरंत हमें द ट्रिक इज टू कम आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड वो जो हमारा मेंटल ट्रेनिंग है, जैसे एक सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही हमारी माइंड की ट्रेनिंग हमें ऐसे करनी है। वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड कि हमेशा लाइफ में गुड़ी गुड़ी नहीं होगा, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना, जैसे एक सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, वैसे माइंड की भी ट्रेनिंग होती है। एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि वो माइंड की ट्रेनिंग होती है डिसिप्लिन से। एंड मेरा ये एक मैसेज भी है यूथ को कि हम जीवन में सब कुछ करते हैं, लाइक सुबह से शाम तक। अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं, होमवर्क, असाइनमेंट, एग्जाम्स, ये वो, और प्रोजेक्ट्स एंड ये वो। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी पूरे टाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो जॉब में भी है, फ्रेंड्स में भी है, फैमिली में भी है, बट समवेयर वी आर मिसिंग वन वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, which is our spiritual quotient. And it is very very important, my dear friends, कि क्योंकि अगर हमारा spiritual foundation strong होगा तो ही हम जो जीवन में कभी कोई तूफान आते हैं तो उसको झेलने की ताकत हमारे अंदर रहती है। तो आइडिया है कि पहले से ही एक लाइफ जैकेट पहन के रखने का, कि कभी अचानक से कोई तूफान में आप समुद्र में गिर भी गए तो आप हाय तौबा नहीं मच जाओगे, बिकॉज यू नो यू विल बी कंफर्टेबल, हाँ मेरे पास तो एक लाइफ जैकेट है। So then you'll be smiling even if you fall in ocean. That life jacket is meditation. मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लाइक जॉब और पढ़ाई और एजुकेशन, फैमिली और फ्रेंड्स, ये सब के बावजूद भी जीवन में सर्कमस्टेंसेस बहुत विपरीत आ सकती हैं, और ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा तूफान आता है। जैसे मेरे जीवन में तूफान आया था, तो ये उस समय काम आता है हमारा, अगर हम रोज नियम डिसिप्लिन के साथ, अगर हम डेली दिन में 24 घंटे में बैठ के योग प्राणायाम ध्यान नहीं करना है, पर एटलीस्ट 40 मिनट्स 30 मिनट्स हाफ एन आवर निकाल के रोज नियम के साथ, और स्पेशली अगर आप सूर्योदय से पहले जग सकें, अगर कुछ गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकें, और थोड़ा बहुत प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन सीखें और करें नियम से, without fail, just like you eat, you like you brush your teeth, you don't forget to brush your teeth, no matter how much busy you are, right? You don't forget to take your bath. Same way, so have this balance in life, so then it will all fall in place. And very important message to our member who is in live FP Live,
दैट हवा मत लगने दो, जब भी कुछ ऐसा डिमोटिवेशन की हवा है उसको तुरंत अलग कर दो। तो थैंक यू सो मच। हाँ, और दूसरा भी एक टिप है कि तुरंत मेरा YouTube चैनल में जाके कोई of course, being a TEDx speaker, definitely that's the one, that's the tip we can have. क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक ये जो बातें हैं ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं अंकल से, क्योंकि वो पीछे ऐसे बैठे हुए कि आप लोग आगे बढ़ो, मैं पीछे संभालने के लिए हूँ, तो मैं उनसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अंकल आप पूरे ऑडियंस जो यहाँ पर हमारे साथ है, जो FP लाइव में है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? चलो मेरा भी नंबर आ गया। मैं हमेशा से पीछे बैठने वाला नहीं था। अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने जॉब फैकल्टी में मैं हमेशा आगे रहा हूँ, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट क्या मतलब होता है? अब मत कर कुछ, अब तू भजन कर, भोजन कर और भोजन को पचा। ये 3 काम मैं अब करने लगा हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भूपेंद्र तो है ही है इनके अपने माता जी के प्रति, लेकिन सारे बच्चे सबको नर्चर करने वाली मेरी पत्नी जी है। और नर्चर कैसे किया इन्होंने? क्योंकि हम लोग एस्थेटिक हैं, हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि मैं जब जॉब में शुरू के फर्स्ट ईयर्स हम लोग घूमने के जाने के लिए क्या करते थे मालूम आप? हम लोग ऋषिकेश जाते थे, गंगा जी जाते थे। वहां पर सुबह 5 बजे का सत्संग, कंपल्सरी गंगा जी में स्नान करके जाना होता था, चाहे 2 साल का बच्चा हो चाहे 70 साल की बुढ़िया हो। तो हम लोग सब लोग, अपने मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी पत्नी, हम लोग 5 बजे तो दरवाजा बंद हो जाता था उस हॉल का, प्रेयर हॉल का, वहां पहुंच जाते थे। तो गायत्री मंत्र से, गीता जी के चैंटिंग से शुरू होता था। और स्वामी रामसुख दास जी इतने बड़े संत आज तक संसार में किसी ने देखा ही नहीं है। किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, आज तक किसी ने उनको 1 पैसे की कोई चीज दे नहीं सका। तो उनका प्रवचन सुनकर वो यही बोलते थे, धन छोड़ो, चिंता छोड़ो। तो हम लोग उस जमाने में, हम 1975 की बात कर रहे हैं, आज कितने 46 साल हो गए। तो 46 साल पहले भी हम जाते थे ऋषिकेश में जाकर के गंगा स्नान किया। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहां रामायण पाठ होता था, भागवत जी कथा होती थी। सबको अपने अपने नंबर पे जाकर के, वहां तब मैं इनकम टैक्स अफसर या डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स नहीं होता था, कोई जमीन पे जाकर के अगर पहुंचे पहले तब तो आगे, नहीं तो पीछे बैठो। तो सब लोगों को सहने की शक्ति, सबको आगे बढ़ने की शक्ति ये मेरी पत्नी ने दिया। इसके लिए मैं कोटिशः ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे नाकाबिल आदमी को भी ऐसी पत्नी मिली। नहीं, ये गलत। अंकल वो भूपेंद्र से, आंटी से और आपके जितने भी बच्चे हैं, उन सब के प्रोग्रेस से पता चलता है कि आप और आंटी का जो सहयोग रहा है वो डेफिनेटली आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम आया ही आया होगा। प्रॉब्लम मैं जॉब में था ना, तो मैं जॉब में तो मेरा सुबह निकला 8:30 बजे, शाम को 7:30-8 बजे तक पहुंचता हूँ। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन तो बच्चों का माँ से ही होता है। जी। हम तो एक बैकग्राउंड में पुश करने के लिए बैठ सकते, कोई समस्या हो तो सोल्यूशन में मदद करने, लेकिन ये लोग जो खुद 2 लोग कर लेते थे ना, दैट वाज अमेजिंग। जी। आपको बताऊं एक किस्सा इनका। ये जब शुरू में नर्सरी में पढ़ना होता था KG में, तो ये बहुत रोते थे, जाते नहीं थे स्कूल। तो एक दिन टीचर ने बुलाया हमको कि भाई अपने बच्चे को ले जाइए, क्लास में किसी को पढ़ने देता नहीं, कुछ पढ़ेगा, अब ले जाइए कहीं दूसरे स्कूल में डाल। तो हम लोग उनको ले आ रहे थे, तो रिक्शे में से बोला हम कूद जाएंगे अगर हम फिर स्कूल लाएंगे। तो फिर हम लोग घर में पहुंचे, डिसाइड किया कि दूसरे स्कूल में ले जाएंगे, वहां भी एक प्रॉब्लम होगी, तो व्हाई नॉट डू होम स्कूलिंग। तो उस दिन से हम लोग इनको घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। ये हिंदी से लेकर फिजिक्स हर चीज इन्होंने अपने पढ़ाना शुरू किया। और आपको मालूम होगा क्लास 1 में सेंट्रल स्कूल में एडमिशन के पहले एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट में हाईएस्ट नंबर लेकर के पास हुए। और देन ही नेवर साइड बैक, जहां भी रहे, जब भी रहे, हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही रही। कभी इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगता है आप लोगों के पास इनके इतने किस्से हैं कि शायद हमें दूसरा एपिसोड भी बनाना पड़ेगा भूपेंद्र से ज्यादा आप लोगों की स्टोरी के ऊपर। डेफिनेटली
जी अभी हमारी स्टोरी आप लोग Definitely हम लोग, जी हाँ, डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग कुछ और आगे किससे कहानियां करें, बट क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं अपने कन्वेनर विनय से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप आए और हमारे जो गेस्ट है भूपेंद्र, उनको फैसिलिटेट करें। मेरी माता जी इसमें बात नहीं हो पाएगी, ऊपर बैठे हैं। थैंक यू आकांक्षा। स्टोरी सुन के एक ये कहना चाहूंगा कि कई बार आपके पास अल्फाज बहुत होते हैं और कई बार आपके पास अल्फाज होते ही नहीं, और आज जो कहानी जो ये 1 घंटे में हमने सुनी है, सारे अल्फाज खत्म हो गए। कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और भूपेंद्र जी, आपने जो आज ये मैसेज दिया है, ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हम छोटे छोटे चोट पे इतना रोना धोना कर लेते हैं, और आपने तो एकदम पहाड़ी जैसी एक संघर्ष को जो आपने जीता है, उसकी मिसाल कोई है भी नहीं। और इसलिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने काफी हमारे दर्शकों को इंस्पायर किया, फेसबुक लाइव पे भी लोगों को इंस्पायर किया, और आई एम श्योर कि उनको बहुत ही इस चीज से एक मोटिवेशन मिला होगा कि जो उनके लिए फ्यूचर में काम आएगा। आखिर में सर्टिफिकेट से पहले एक चीज आपके लिए जरूर कहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधेरे से है जंग की, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। और आपके लिए वो बिल्कुल साबित होती है कि जो आपने किया है। तो तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर से आपके लिए भूपेंद्र जी। आकांक्षा, मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए हमारे तरफ से छोटा सा एक सर्टिफिकेट है जो अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से है, जो आपको प्रेजेंट करना चाहता है। वाओ, ये तो सरप्राइज हो गया पूरा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thank you so much, Bhupendra. Thank you so much. Thank you so much. And now I would like to go back to a host of the day. Rajat, please take over. Go. Rajat, can you hear me? Yeah, thank you. रजत, आप म्यूट पर हैं। रजत, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका? नहीं, अभी भी नहीं है। मेरी आवाज आपको दिल से आ रही है शायद? अब अच्छे से दिल से आ रही है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरी आवाज दिल से नहीं निकल पाती है ना, तो पहुंच नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सर आपने इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। डेफिनेटली मैं सबको जो देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि इसको एक सेशन की तरह मत लें, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट रहा होगा जहाँ पे हम ऐसी किसी एक सिचुएशन में गुजरे होंगे, तो उस मोमेंट को सोचें और इस स्टोरी को सुने और फिर रियलाइज करें कि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा चैलेंज आता है तो कैसे फेस कर सकते हैं। मैं भूपेंद्र सर के मम्मी जी और पापा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। उन्होंने इतना अच्छा हीरा तराशा और उसकी रख रखाव की, उसको संभाल के रखा, मतलब उसको खोने नहीं दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भूपेंद्र सर, आपको देख के और आपकी स्टोरी को सुन के बस कुछ लाइनें मेरे ख्याल में आती जो मैंने कहीं पढ़ी थी इंटरनेट पे, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल मेरे दोस्त, ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल मेरे दोस्त, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी। अद्भुत। आगे बढ़ते हैं, और मैं पर्सनली बताता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि हम चाहें कि ये सेशन यहाँ पे एंड करें, लेकिन वक्त की पाबंदियां हम सबको घेरे हुए हैं और हम नहीं चाहते हो कि हमें आपसे अलविदा लेनी पड़ेगी। लेकिन जाने से पहले वादा करता हूँ कि हम अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से जल्दी आएंगे अपने अगले एपिसोड में एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी और एक और इंस्पिरेशनल पर्सन के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से के फेसबुक के इंस्टाग्राम पेज पे। अगर आपने मिस किया है, आप सेशन आपने लेट ज्वाइन किया, तो आपको सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मिल जाएगा।
तो आप वहां भी देख सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में जरूरत लगे तो आप कभी भी जाके अभिव्यक्ति का पेज, अभिव्यक्ति का यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो और भूपेंद्र सर का यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां सुनने को मिलेगा। जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले, बस मैं कुछ 4 और लाइनें बोलना चाहूंगा जो भूपेंद्र सर की जीवन की जो कहानी मैंने सुनी उसको मैंने रिलेट किया। और उसके बाद मैं अभिव्यक्ति की तरफ से सारे दर्शकों को धन्यवाद देके और हमारे एफबी लाइव के ऑडियंस को भी थैंक यू बोल के आज की इस मीटिंग को ऑफिशियली क्लोज करना चाहूंगा। वो लाइनें कुछ यूं है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है भूपेंद्र सर के ऊपर कि ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। इसी वादे के साथ भूपेंद्र सर आप अपनी जीवन में सफलताएं हासिल करते रहे, अपनी खुशियां औरों के साथ बांटते रहे। और मैं रजत माली आपका होस्ट अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और टीम अभिव्यक्ति की तरफ से